बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। जनरल आसिम मुनीर और साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की मुलाकात, मियां साकिब निसार की वजाहतें, पनामा लीक्स के फैसले से कबल रात को 2:30 बजे किसका फ़ोन आया था, अमेरिका में किस चीफ जस्टिस ने अपनी जायदाद बनाई और मियां नवाज शरीफ के पास कितनी टेपें हैं उन साजिशी किरदारों की जिन्होंने इनकी हुकूमत गिराने में अपना किरदार जो है वो अदा किया है। और फिर एक और मौजू भी है, वो आखिर में हम देखेंगे कि क्या पीटीआई की जो क़यादत है जो बाहर आ रही है, जिनको रिलीफ मिल रहा है, उन्होंने माइनस इमरान खान फार्मूला कबूल कर लिया है। पहले बात करते हैं जनाब साकिब निसार साहब वाला जो मौजू है। इस हवाले से आपको याद होगा कि चंद रोज़ कबल मुस्लिम लीग नून की मजलिस आमला से खिताब करते हुए मियां नवाज शरीफ ने कहा था, वो अपने उन्होंने किरदार गिनाए, जना फलां का किरदार था, साकिब निसार का नाम भी लिया। मियां नवाज शरीफ ने यह भी कहा था कि मेरे पास वो ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है जिसमें साकिब निसार साहब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को घर भेजना है और इमरान खान को इक़्तिदार में लाना है। आपने भी वो ऑडियो जो है वो जब लीक हुई तो आप लोगों ने भी वो सुनी होगी, और उसमें वो कह रहे हैं कि जनाब ऊपर से हुक्म है, हदायत है। वो कहते हैं कि जनाब नवाज शरीफ को घर भेजना है और वो जेल से बाहर नहीं आने देना और इमरान खान को इक़्तिदार में लाना है। तो इस हवाले से साकिब निसार साहब जो हैं कुछ ऐसे सहाफ़ियों से मिल रहे हैं। पहले भी एक ब्यूरो चीफ से, एक टीवी चैनल के ब्यूरो चीफ से उन्होंने मुलाकात की, और फिर एक और मुलाकात होती है उनकी कुछ सीनियर सहाफ़ियों के साथ, और फिर एक और सहाफ़ी के साथ मुलाकात होती है। वहाँ वो सारी वजाहतें दे रहे हैं। और फिर जो पाकिस्तान बार कौंसिल के अरकान हैं उनमें से एक साहब के साथ इनकी मुलाकात होती है, वहाँ भी वो वजाहत दे रहे हैं, और उन लोगों से मुलाकात करके वजाहतें दे रहे हैं जिनके बारे में शायद वो सोच रहे हैं कि ये मेरा जो पैगाम है, जो मेरी वजाहत है, जो मेरी सफाइयाँ हैं, ये नवाज शरीफ तक पहुंचा देंगे। और वहाँ अपने जो क्लीग जजेस हैं जो नवाज शरीफ को घर भेजने में जिनका बड़ा अहम किरदार है, उनकी आप पंजाबी च कह लो चुगलियाँ भी करते रहे, उन्होंने खिलाफ भी गल्लां छल्लां कोई कर रहे हैं साकिब निसार साहब। साकिब निसार से जो लोग मिले हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल के अरकान या फिर सहाफ़ी, उनके साथ इनकी जो गुफ्तगू हुई है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। साकिब निसार साहब जनाब ये फरमाते हैं कि पनामा केस जिसमें नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया था, उस बेंच में तो मैं था ही नहीं। ये फरमा रहे हैं वो कह रहे हैं वो तो साकिब निसार जो था वो उस बेंच का सरबराह था और वो बेंच ने जो फैसला दिया था। ये ठीक है, लेकिन उसके बाद जो आपने किया है, नाहली के बाद जब ये इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम कर दी थी हुकूमत ने, और कहा था कि जनाब ये शर्त ख़त्म कर दी थी इलेक्शन एक्ट में कि जो बंदा पार्लियामेंट का रुकन नहीं बन सकता वो किसी पार्टी का हेड नहीं हो सकता, तो ये शर्त ख़त्म कर दी थी। तो आपने फरवरी 2018 को क्या हुक्म दिया था? इलेक्शन एक्ट की वो जो दफात है वो हटा दी थी, नहीं जी नहीं ये नहीं बन सकता, यानी नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से भी आपने हटा दिया था। और वो 5 सफ़हात का फैसला जो है किसने लिखा था? राइटर कौन, आथर कौन था उसका? साकिब निसार साहब खुद उसके आथर थे। और फिर जिस तरह ये कोर्ट प्रोसीडिंग चलाते रहे हैं और जो भी करते रहे हैं, और वो सेनेटर्स के टिकट थे जो नवाज शरीफ ने जारी किए थे, तो वो भी उन्होंने टिकट भी कह दिए ना वो आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें ये करते रहे। मुझे ये मैं बिल्कुल हल्फन ये बात बयान कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने जो अब रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने ये मुझे बताया कि ये साकिब निसार साहब बड़ी चालाकी के साथ गेम कर रहे थे। वो जो कहते हैं ना जनाब 10 साल प्लान, 20 साल प्लान, अब ख़त्म जनाब नवाज शरीफ की सियासत, और इमरान खान जो है वो जनाब पता नहीं 10 साल के लिए रहेगा, अगले साल के लिए फिर रहेगा, फिर फैज़ हमीद आर्मी चीफ आ जाएगा, फिर और आर्मी चीफ आ जाएगा। इस तरह की बात शायद चल रही थी ना, सारा कुछ हो रहा था ना। तो वो कह रहे हैं कि इन्होंने जो बेंच बनाए थे नवाज शरीफ के खिलाफ, और ऐसे मुकदमात जिनसे मुतासर हो सकते थे नवाज शरीफ, यानी नवाज शरीफ मुखालफ जो मुकदमात थे, चुन चुन के इन्होंने वो लोग उसमें शामिल किए थे जिन्होंने आगे जाके मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस बनना था। उसमें जस्टिस गुलजार साहब थे, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब थे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे, जस्टिस एजाज अल एहसन साहब थे। इनको, और वजह वो ये कह रहे हैं, वो कहते हैं ना मैं इनकी साइकी को बड़ा समझता हूँ साकिब निसार की, कि जनाब ये जब बेंच बनेंगे और ख़िलाफ़ फैसले देंगे नवाज शरीफ के, तो एक तरह से एक ज़ाती मुखासमत या मुखालफत जो है वो पैदा हो जाएगी। मुस्तकिल में जाके आगे जाके भी ये लोग जो हैं ये इस पोजीशन में नहीं होंगे कि नवाज शरीफ को कोई रिलीफ दे सकें।
इस हद तक प्लानिंग थी इन लोगों की। अब ये कह रहे हैं ना मैं तो उस बेंच में शामिल ही नहीं था। ठीक है, आप बेंच में शामिल नहीं थे तो फिर इन्होंने ये बताई है एक बात कि जनाब जिस दिन पनामा लीक्स वाला केस जो है उस हवाले से ये कहते हैं कि रात को 2:30 बजे मुझे फ़ोन आता है एक जज का, जो पनामा लीक्स में शामिल, पनामा लीक्स वाला बेंच है उसमें शामिल एक जज है, उसका मुझे फ़ोन आता है और वो मुझे बताता है जज कि जनाब ये हम इस वक्त बैठे हुए हैं सारे जजेस, यानी जो पनामा लीक्स वाला बेंच था उसमें, तो ये 3-2 से फैसला आ रहा है। तो 3-2 आपको पता है ना, 2 जजों ने तो नाहल कर दिया था ना इमरान खान और नवाज शरीफ को पहली फुर्सत में कि जनाब ये सादक और अमीन नहीं है, और फिर 3 जजों ने ये कहा था जनाब इसकी GI टीम बनाई जाए और फिर दोबारा इंक्वायरियाँ करवा के जो भी रिपोर्ट शपोर्ट मुरतब करवा के दोबारा फिर उन्होंने भी फिर नाहल कर दिया था। वो कह रहे जनाब ये 3-2 से फैसला आ रहा है। तो वो कहते हैं मैंने उनसे पूछा कि क्या फैसला आ रहा है, क्या फैसला किया आपने या क्या फैसला लिखा है। तो वो जो जज साहब थे उन्होंने साकम साहब के बकौल इनको कहा कि जनाब वो फैसला तो ऊपर से आया है, लिखा लिखाया फैसला आया है। और फिर साकम साहब ये कहते हैं कि उन जज साहब ने मुझे कहा कि मैंने कहा आपको बता दूं। तो ये जब पूछा गया उनसे कि वो जज साहब कौन थे, तो साकम साहब जो हैं वो इशारे दे रहे हैं लेकिन नाम नहीं ले रहे। तो यार सीधी सी बात है कि कोई बेंच का आम रुकन जो है उसको चीफ जस्टिस से बात करने की या उनको आगाह करने की क्या ज़रूरत है। वो बेंच का जो सरबराह है, आम तौर पे अगर चीफ जस्टिस को एतमाद में लेना हो तो बेंच का सरबराह जो है वही इस हवाले से बात करता है, और वो आसिफ सईद खोसा साहब हैं। यानी जो पाकिस्तान बार कौंसिल के एक साहब से बात हुई और एक सहाफ़ी से जो बात हुई, उसके बाद जो मैं समझा हूँ जिस तरफ ये इशारा करना चाह रहे हैं वो है जनाब आसिफ सईद खोसा साहब। और दूसरी बात यह है कि इनसे ये भी किसी ने पूछा कि जनाब वो सुना है आसिफ सईद खोसा ने कोई अमेरिका में जायदाद बनाई है, न्यू जर्सी में उन्होंने कोई घर शर लिया था। तो साकम साहब कहते हैं जनाब वो उनके किसी रिश्तेदार का घर है, लेकिन साथ ही कोई इशारा ऐसा कर रहे हैं कि वो जो रिश्तेदार में ना आई असल ते मामला जो है ना दही है ना, यानी ये अल्फाज नहीं है उनके, ये साकम साहब के अल्फाज नहीं है, मैं वजाहत कर दूँ इसकी, लेकिन जो इशारे दिए उन्होंने उससे यही मतलब निकलता है कि जो न्यू जर्सी वाला घर है ना अमेरिका वाला, वो उसके असल मालिक जो है वो आसिफ सईद खोसा साहब है। अब साकम साहब के बारे में पहले भी मैं एक वीलाग कर चुका हुआ हूँ, बल्कि एक से ज़्यादा वीलाग मैं कर चुका हूँ कि साकम साहब कभी ऐसे लगता है जब लोग उनसे मिलने जाते हैं कि शायद कि साकम साहब का ज़मीर कभी कभी उन्हें मलामत करता है या कभी कभी ज़मीर जो है वो जागता है। वो अपने अजीज़ रिश्तेदारों के साथ या करीबी दोस्तों के साथ जब बात करते हैं तो उसमें ये भी कहते हैं कि हाँ यार कुछ गलतियाँ हुई हैं, कुछ ब्लंडर हुए हैं, इस तरह की बातें वो साकम साहब करते हैं। तो अब भी जो लोग मिलने जाते हैं और जो मुझे लग रहा है कि जनाब ये चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ तक ये बात पहुंच जाए कि आपकी हुकूमत गिराने में साकम साहब का कोई किरदार नहीं था। लंदन प्लान से लेके जो ये बेंचों की तश्कील तक सारा कुछ अगर देख लें, ये सारे लोग लंदन प्लान का हिस्सा थे। बहरहाल ये साकम साहब कहते हैं ना वो मियाँ साहब के तो मुझ पे एहसान बड़े हैं। आपको याद होगा जब ये चीफ जस्टिस थे उस वक्त क्या कहा करते थे कि जनाब मेरे और मियाँ साहब के इख्तलाफात उस वक्त शुरू हुए जब मैं सेक्रेटरी ला था, वफाकी सेक्रेटरी ला, जो दूसरा दौरे हुकूमत था मियाँ नवाज शरीफ का, तो जनाब वो ये करवाना चाहते थे और मैं ये नहीं करना चाहता था। भाई मेरे अगर इतने इख्तलाफात थे आपके और नवाज शरीफ के, तो फिर नवाज शरीफ ने आपको उसी दौरे हुकूमत में लाहौर हाई कोर्ट का जज क्यों बनवाया था? मेरे ऊपर बड़े एहसान आता। भाई खालिद अनवर साहब जब पहली हुकूमत गई है ना नवाज शरीफ की, तो खालिद अनवर साहब जो हैं वो उनके वकील थे। नसीर अहमद शाह वाला जो बेंच था उन्होंने हुकूमत बहाल कर दी। फिर उस वक्त के सदर गुलाम हसन खान और नवाज शरीफ के दरमियान जो है वो तनाज़ा जो है वो हल नहीं हो सका और दोनों को फिर रिज़ाइन दे के घर जाना पड़ा था। तो जब दूसरा दौरे हुकूमत आया नवाज शरीफ का, तो उन्होंने खालिद अनवर को लगाया वज़ीर कानून, और साकम साहब जो हैं ये क्योंकि उनके लाहौर के जो मामलात हैं, मुकदमात जो हैं उनके चैम्बर के, वो देखते थे, उनके काफ़ी करीब थे ये साकम साहब खालिद अनवर साहब के। तो खालिद अनवर साहब की सिफारिश पे पहले इनको सेक्रेटरी ला बनाया गया। फिर जब ये सेक्रेटरी ला बन गए तो फिर इनकी ज़ाहिर है उनके साथ भी, नवाज शरीफ साहब के साथ भी मीटिंग वगैरह में शिरकत, और फिर ज़हीन तो हैं, इसमें कोई शक नहीं। फिर इनको बनाया गया लाहौर हाई कोर्ट का जज, और उस बैच में आसिफ सईद खोसा साहब भी शामिल थे।
और आसिफ सईद खोसा साहब जो हैं वो नसीम हसन शाह साहब के दामाद हैं, यानी जो बेंच का सरबराह था, चीफ जस्टिस था, उसकी बंदे को भी इन्होंने, यानी जो यानी नवाज शरीफ की हुकूमत बहाल करने वाले बेंच के जो सरबराह थे नसीम हसन शाह साहब, उनका एहसान भी उतार दिया उन्होंने, और खालिद अनवर का एहसान भी जो है, हालांकि फीस दी थी लेकिन वो एहसान मानते थे तो उन्होंने उनका एहसान भी उतार दिया, इन दोनों को बना दिया लाहौर हाई कोर्ट का जज। 1 साल बाद इन्होंने कन्फर्म होना था दोनों को, लेकिन नवाज शरीफ ने या नवाज शरीफ की हुकूमत ने उस वक्त तारड़ साहब जो है, रफीक तारड़ साहब, वो सदर थे, इन दोनों को कन्फर्म नहीं किया था, बल्कि एक साल की एक्सटेंशन दी थी। और वजह यह बयान की जनाब इनकी उम्र कम है, ज़रा नौजवान है ये, तो थोड़ा तजर्बा और ले लें। तो इस बात के इन दोनों ने गुस्सा किया था। ये भी मुझे एक जज ने बताया कि जनाब ये जितना भी बैच था उन सब के मुकदमात के वो फैसले निकलवा लें और हमारे फैसले निकलवा लें, देख लें किसने अच्छा फैसला किया हो, कौन ज़्यादा कानून को समझता है वगैरह। ये दोनों अपने आप को समझते हैं हमसे ज़्यादा लायक ज़हीन और कानून को जानने वाला, समझने वाला, आइन की तशरीह करने वाला कोई नहीं। ये बात दिल में लेके बैठे हुए थे ये। इस वजह से वो कहते हैं, वो साहब जो है, जो साबिक जज साहब हैं, वो कह रहे हैं कि इस वजह से शायद इन दोनों का जो ना वो नवाज शरीफ के साथ दिल में कि इन्होंने वो है वो रंजिश लेके बैठे। अब ये वजाहतें कर रहे हैं साकिब निसार साहब कि ना मेरा तो कोई किरदार ही नहीं था, और फिर रात को 2:30 बजे मुझे फ़ोन आता है, वो कहते हैं जनाब ऊपर से लिखा हुआ जो फैसला है वो तो लिखा लगाया आया है। फिर ये कहते हैं कि नवाज शरीफ जिस ऑडियो लीक की बात कर रहे हैं वो तो मेरी एक तकरीर थी जो मैंने एक कन्वेंशन में की थी। भाई मेरे वो तकरीर नहीं थी, तकरीर तो और है, जो तकरीरें आप करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। और फिर आसम मुनीर साहब से जो मुलाकात है उसका भी अहवाल जो है वो मैं बयान करता हूँ। तो वो तो भाई वो ऑडियो, उस ऑडियो की बात कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि नवाज शरीफ को जो है वो इक़्तिदार में दोबारा नहीं आने देना, इसको घर भेजना और इमरान खान को जो है वो इक़्तिदार देना है। तो जो नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मेरे पास इनकी ऑडियो जो है वो रिकॉर्डिंग जो है वो मौजूद है, तो क्या एक ही रिकॉर्डिंग है? तो ये पता ही चला है कि 3 सीनियर साफ़ी नवाज शरीफ से मिलते हैं, तो नवाज शरीफ साहब से वो एक साहब पूछते हैं, तो नवाज शरीफ साहब उन्हें बता देते हैं कि जनाब मेरे पास 4 मुख्तलिफ ऑडियोज़ हैं, उनको बता देते हैं नवाज शरीफ साहब। और उसमें ये सारी इनकी नहीं है, कुछ और भी, यानी जो भी साजिशी किरदार थे ना उनकी वो ऑडियोज़ हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं, उनकी टेप है। नवाज शरीफ कुछ और तबीयत के आदमी हैं, वो बाकी ऑडियो शाडियो जो हैं या वो जो टेपें शेपें हैं, जो लीक सूक्स हैं, वो ओपन नहीं करना चाहते होंगे, इसलिए नहीं करे। बार एक साफ़ी ने कहा जनाब आप उसको भी लीक करें। तो अब ये कह रहे नहीं वो नहीं, वो तो मेरी तकरीर थी, और उस तकरीर पे जनाब मिलिट्री वाले भी मेरे पास आए थे। मिलिट्री वाले कौन साहब आए थे? वो तकरीर मैं बता देता हूँ क्या तकरीर थी। मियाँ साकिब निसार साहब ये जब चीफ जस्टिस बने तो उसके थोड़ा अर्सा बाद ये कहना शुरू हो गए थे कि मार्शाल्लाह नहीं लगने दूंगा, मार्शाल्लाह नहीं लगने दूंगा। और एक कन्वेंशन लाहौर में हो रहा था, वहाँ इन्होंने जब खिताब फरमाया था तो वहाँ भी इन्होंने यही बात की कि मार्शाल्लाह नहीं लगने देंगे। तो मार्शाल्लाह की तो बात ही कोई नहीं हो रही थी, फिर अब बार बार मार्शाल्लाह की बात कर रहे हैं। ये वही कन्वेंशन था जहाँ इन्होंने कहा था बाबा रहमते, जहाँ से इनको मिला था ना बाबा रहमते, मैं बाबा रहमते हूँ, वो इन्होंने कहा था जनाब हर गाँव में एक जो है बुजुर्ग होता है, हर गाँव में एक बाबा रहमती होता है जो लोगों के मसाइल हल करता है, लोग अपनी दिल की बातें उससे करते हैं, उसके सामने जाकर सच बोलते हैं, तो मुझे भी आप बाबा रहमती समझे। उसमें ये बार बार कह रहे थे, वकला का कन्वेंशन था, उसमें बार बार ये कह रहे थे कि जनाब जो है मार्शाल्लाह नहीं लगने दूंगा। तो उसके बाद ये खुद अब बता रहे हैं साकिब निसार साहब कि मेरे पास उस वक्त जो थे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस, वो थे जनरल आसिम मुनीर साहब। वो कहते हैं कि वो मेरे पास आए, तो मुझे तो पता नहीं था, मुझे बताया उन्होंने रजिस्ट्रार रजिस्टर सेक्रेटरी वगैरह ने कि जनाब जनरल साहब आए हुए हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो डायरेक्टर हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो मिले जाके, तो उन्होंने ये कहा जनरल आसिम मुनीर ने साकिब निसार को कि जनाब ये जो आप दे रहे हैं तासर या जो आप तकरीरें कर रहे हैं, मार्शाल्लाह वाली जो बात की है आपने कि मार्शाल्लाह नहीं लगने दूंगा, तो इससे ये एक बुरा तासर जो है ये कौम के अंदर जा रहा है कि जनाब शायद फ़ौज जो है वो मार्शाल्लाह लगाना चाहती है और जो अदलिया है वो मुज़ाहमत कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने कहा जनाब फिर क्या करें? तो उन्होंने ये कहा कि जनाब ऐसा करते हैं कि एक स्क्रिप्ट जो है वो बनाते हैं, आपको दिखाते हैं, तो आप उसके मुताबिक ना एक बयान जो है वो रिकॉर्ड करवा दें, यानी जिससे ये तासर मिले कि मार्शाल्लाह वाली जो बात है
वो ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये मान जाते हैं कि ओके ठीक है। तो कुछ दिनों बाद या 2 दिन बाद या 1 दिन बाद वो जो स्क्रिप्ट है लिखा हुआ, वो लेके आसिम मुनीर साहब चले जाते हैं इनके पास, जिसमें हो सक यही होगा ना कि जनाब मार्शाल्लाह वाली बात जो है वो मैं सिर्फ आइन की बालादस्ती और फलां काम के लिए ये बात कर रहा हूँ, तो मार्शाल्लाह का तो कोई इम्कान नहीं। ज़ाहिर इस तरह की बात शायद कर रहे होंगे ना, की होगी ना उसमें स्क्रिप्ट में, तो वो लेके चले जाते हैं। अब साकिब निसार साहब कहते हैं मैं तैयार हो गया रिकॉर्डिंग के लिए। यानी ये फौज की बात नहीं मानते थे जनाब, इंडिपेंडेंट जज थे, और डीजी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस वो इनके पास जाते हैं। और ये कब का वाकया होगा, ये जनाब दिसंबर 2016 से 2019 तक साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस रहे हैं। और जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के डीजी थे आसिम मुनीर साहब, वो उस ओहदे पे रहे हैं दिसंबर 2016 से 24 अक्टूबर 2018 तक। 25 अक्टूबर को तो 2018 को तो वो DGISI हो गए थे ना। यानी ये 2016 और 2018 के दरमियान का ये वाक्य है। ये इब्तिदा में इन्होंने शुरू कर दी थी बातें। वो कहते हैं जब वो लेके आ गए जब स्क्रिप्ट मेरे पास, तो मैंने रिकॉर्डिंग के लिए, लेकिन फिर मैंने कहा यार रजिस्ट्रार को बुलाते हैं, सेक्रेटरी को बुलाते हैं, अपने जो अमला शमला जो बुला के वो कोई गवाशवा पैदा करने की कोशिश की ना, तो उनके साथ जब मैंने बात की तो ये अब कहते हैं मुझे आगा ने बचा लिया। अब आगा पता नहीं कौन है, वो इनका कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई ओहदेदार था, रजिस्ट्रार था, इनका सेक्रेटरी कौन है, वो कहते आगा ने मुझे बचा लिया। उन्होंने कहा नहीं जनाब कोई ज़रूरत नहीं, आप कहते हैं उनको कि ये रिकॉर्ड करने की, बयान रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो मेरा एक जो बयान था, एक कन्वेंशन से, वकला के कन्वेंशन से, आइन की बालादस्ती के वाले से एक बयान था। तो ये अगली किसी तकरीर में मैं इसकी वजाहत कर दूंगा। इस तरह इनकी आसिम मुनीर साहब से मुलाकात हुई थी और उनके कहने पे ये तैयार हो गए थे रिकॉर्डिंग करवाने के लिए, और कह रहे हैं ना हम किसी के हाथों इस्तेमाल नहीं होते। ये तो अगर इनसे पूछेंगे तो ये कहेंगे ना वो मुल्क की बालादस्ती, कानून आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, और ये तो बातें हमने करनी होती हैं, और मुल्क का मफाद भी देखना होता है। अगर ऐसे तासर मार्शाल्लाह वाला तासर जा रहा है तो वो भी तो ख़त्म करना है ना। ये जनाब ये सारे जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये लंदन जो प्लान था जिसमें ज़हीर इस्लाम साहब और ताहरुल कादरी साहब, इमरान खान साहब, चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही, ये सारे लोग जो हैं ये सारे एक प्लान बना के आए थे। और इनका ख्याल था कि 14 अगस्त को जब जो पहुँचेगा धरना, लॉन्ग मार्च लेके जाएंगे ये नियाजी और कादरी, तो वहाँ जनाब एम्पायर तैयार बैठा होगा और वो उंगली खड़ी कर देगा। और बहुत सारे सहाफ़ी जो है ये बातें कर रहे थे कि 14 अगस्त 2014 नवाज शरीफ का आखिरी दिन आ, लेकिन वो फिर गए थे ना ज़हीर इस्लाम साहब के कहने पे मलक रियाज साहब उनके पास कि जनाब आप इस्तीफ़ा दे दें, वो हालात बड़े ख़राब हैं। तो उनका चलो दौड़ो, मैं अगे नहीं इस्तीफ़ा दिता जो नवाज शरीफ मुशर्रफ दा मार्शाल्लाह सी, तो तुसीं उनको कितना इस्तीफ़ा लेना आ गए। बहरहाल यार हर बंदे का ज़मीर होता है, वो जागता है, चौके लगाता है। तो शायद साकिब निसार साहब का जो ज़मीर है वो उन्हें चौके लगाता है। पहले भी मैंने एक दफ़ा बताया था कि एक साहब इनको मिलने गए तो वो अंदर से जो है ना बड़ी ऊँची ऊँची आवाज़ें आ रही थी। वो कहते हैं मैं ड्राइंग रूम में खड़ा था, जो फिर ना खड़े खड़े जी आए, तो मैंने उन्होंने कहा जी क्यों आए हैं, तो मैंने कहा जनाब सलाम करने आया था, तो मैं अब जाता हूँ। तो वो कहते हैं अंदर से कोई ऐसी आवाज़ें आ रही थी, आप लोगों ने मुझसे बहुत जुल्म करवाए हैं वगैरह वगैरह। सर साकिब निसार साहब के हवाले से जो है वो साहब ने मुझे, वकील साहब थे, वो बड़े वकील साहब थे, और एक जो कह लें आप आइनी ओहदे पे भी वो साहब जो थे मौजूद थे, उन्होंने मुझे ये बात बताई। और अब दूसरी जो खबर है वो भी आप एक तरह से कह लें ब्रेकिंग न्यूज़ ही है कि इमरान खान साहब क्या जो क़यादत है PTI की, क्या उसने इमरान खान माइनस फार्मूला जो है वो कबूल कर लिया है। ये मैं बहुत सारे लोगों के हवाले से मेरे पास खबर है, और कई नाम जो ऐसे हैं जो बयान नहीं किए जा सकते, लेकिन मैं इतना बता दूं कि परवेज़ इलाही साहब का मैंने जिक्र किया था। अब देखिएगा चंद दिनों में परवेज़ इलाही साहब क्या करते हैं, और वो ये बयान आने शुरू हो जाएंगे कि जनाब हम अदारों के साथ लड़ाई नहीं चाहते वगैरह वगैरह, और जो बात करनी है मुफाहमत के लिए, मुल्क के लिए, तो फिर सियासी जमातों के साथ बात होगी। और फिर इनके कुछ और लीडर हैं जिन लोगों की बात मैं कर रहा हूँ ना, ये इमरान खान के बाद जो PTI के गिरफ्तार रफ्ता हैं, बड़े लोग हैं, बड़े लीडर हैं, उनकी मैं ये बात कर रहा हूँ कि जनाब उन्होंने शायद अंदर खाते कोई ऐसी गेम हो गई हुई है, शायद क्या अंदर खाते कुछ मामला यार तय तो हो गए हैं कि इमरान खान की बात नहीं करेंगे, इमरान खान माइनस, और फिर बड़के झटके तो मारनी होती है ना कि जनाब वो हमारा लीडर है, ये वो ज़ाहिर है मकबूलियत अपनी बरकरार रखनी होती है। लेकिन इमरान खान की रिहाई के लिए वो इसरार नहीं करेंगे
किन से, समझ गए ना आप, उनसे इसरार नहीं करेंगे और इमरान खान माइनस ही रहेंगे। और उन लोगों को जो है वो रिलीफ जो है वो देख रहे हैं। यार प्रोसिक्यूशन अगर बयान दे देती है कि जनाब ठीक है आप जमानत ले लें, हमें कोई इतराज़ नहीं है, इस तरह के अगर बयानात आना शुरू हो जाएं तो फिर आप समझ जाइए ना कि उन लोगों को किस बुनियाद पे ये रिलीफ जो है ये मिल रहे हैं। तो बहरहाल जो इतला है वो यही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने माइनस इमरान फार्मूला जो है उसको कबूल कर लिया है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।